हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट की फाइनेंशियल पावर। और ये पार्ट कौन सा है? दिस इज पार्ट 3 ऑफ प्रेसिडेंट। हमने पार्ट 2 के अंदर पढ़ा था कि प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर कौन कौन सी होती हैं। सो आप में से जिसने भी ये पार्ट नहीं देखा हो, पार्ट 1 पार्ट 2, सो प्लीज उसको जाके चेकआउट करें और पार्ट 3 पे आए जिससे आपको ज्यादा समझ में आए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल पावर के साथ। फाइनेंशियल पावर आखिर होता क्या है प्रेसिडेंट के हाथों में? ठीक है, तो फर्स्ट एक पावर जो है वो ये है कि जितनी मनी बिल, ठीक है, मनी बिल जो होता है वो हम ऐसे ही पेश नहीं कर सकते। हमारा मतलब, हम का मतलब हो गया कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है, अगर मनी बिल जो होता है अगर पार्लियामेंट में पेश होता है या जाता है पास होने के लिए, तो उसके लिए उनको क्या चाहिए? प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट उसको रिकमेंड नहीं करते तो वो बिल जो होता है वो पार्लियामेंट में नहीं जा सकता। ठीक है, इसलिए मनी बिल को पार्लियामेंट के अंदर जाने के लिए क्या चाहिए? प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट की। ठीक है, हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि एनुअल फाइनेंशियल बजट। सर ये एनुअल फाइनेंशियल बजट क्या होता है? हाँ, तो ये होता है यूनियन का बजट। दिस इज यूनियन बजट। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल बजट या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये है क्योंकि हम इसको मेंशन करते हैं या बुक्स में आपको ये इसलिए मिलेगा क्योंकि ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है, इसलिए हम एनुअल फाइनेंशियल बजट पढ़ते हैं, यूनियन बजट हम नॉर्मली नहीं पढ़ते। ये बोलचाल की भाषा में यूनियन बजट होता है, पर अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज और अगर थोड़े लॉजिकल वाइज देखें, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है हम उसी का यूज करेंगे। और सर ये कौन से आर्टिकल में आता है? तो ये आता है आर्टिकल 1 एंड 2। ठीक है, ये आता है आर्टिकल 112 के अंदर। क्या है ये? एनुअल फाइनेंशियल बजट। इसको भी पास होने के लिए किसकी रिकमेंडेशन चाहिए? इसको रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट की। जब तक प्रेसिडेंट रिकमेंड नहीं करेंगे तो ये भी क्या होगा? पास नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नो डिमांड फॉर ग्रांट। सर ये क्या है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नो डिमांड फॉर ग्रांट का मतलब हो गया कि हमारे एक तरीके से क्या है? एक कंटिजेंसी फंड है, एक कंसोलिडेटेड इंडिया फंड है, एक पब्लिक अकाउंट फंड है। ठीक है, तो इन सभी में से ग्रांट निकालने के लिए जब तक हमारे प्रेसिडेंट सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक हम इनमें से 1 रुपए नहीं निकाल सकते। हमारा मतलब गवर्नमेंट इसमें से 1 रुपए नहीं निकाल सकती। प्रेसिडेंट के सिग्नेचर या फिर उनकी डिमांड, उनका साइन या उनकी परमिशन चाहिए उसमें से 1 रुपए भी निकालने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ही मेक एडवांसेस फ्रॉम कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड का होता है कि अगर कोई भी अनफोर्सीन सिचुएशन आ जाती है, अनफोर्स सिचुएशन मतलब कि सुनामी आ गई, ठीक है, फ्लड आ गया या कोई डिजास्टर आ गया, तो उन सब में से जब हम उनको सॉल्व करने के लिए, उनको टैकल करने के लिए जो हम पैसा लगाते हैं, जो गवर्नमेंट पैसा लगाती है, उसकी कहां से निकालती है? कंटिजेंसी में से निकालती है। तो उसमें से भी 1 भी रुपए निकालने के लिए हमें प्रेसिडेंट के सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है। तो ये सब क्या है? पावर से तो है। जब तक वो नहीं करेंगे तब तक वो निकलेंगे नहीं पैसे वहां से और गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन। हमें पता है कि फाइनेंस कमीशन का टर्म कितना होता है? सब 5 ईयर्स होता है। ठीक है, 5 ईयर्स का टर्म है किसका? फाइनेंस कमीशन का। ठीक है, और फाइनेंस कमीशन जब 5 ईयर बाद खत्म होती है तो उनको कौन मतलब कि तरीके से मिलता है 5 ईयर बाद? प्रेसिडेंट। ठीक है, और प्रेसिडेंट ही बोलते हैं कि इस स्टेट को आप इतना दे सकते हो, इस स्टेट को इतना दे सकते हो, मतलब कि रिकमेंड कर सकते हैं। पर ठीक है, आगे हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन स्टेट्स। मतलब कि अगर ए स्टेट है और ये बी स्टेट है, ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि सभी हमारे नेशन में 28 स्टेट हैं अभी। ठीक है, तो ऐसा तो होता नहीं है कि 28 स्टेट हैं जितने भी तो सभी को इक्वल शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नहीं। मान लीजिए ये बिहार है और ये पंजाब है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है? इसमें हमें लिटरेसी रेट, मॉडलिटी रेट और काफी रेट्स चेक करने के बाद क्या होता है? फाइनेंस कमीशन या प्रेसिडेंट बताते हैं कि आप इस स्टेट को इतना फंड दे सकते हो। और मान लीजिए कोई अच्छा स्टेट है जहां पे लिटरेसी रेट अच्छी हो, केरला वेरला टाइप का,
तो वहां पर थोड़ी ज्यादा फंड मिलता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि सभी स्टेट के लोगों को हम इक्वल या सभी स्टेट को हम इक्वल फंड देंगे। तो ये सब किसके अकॉर्डिंग होता है, प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, तो अब देखते हैं कि बाकी जो पावर्स हैं, जुडिशियल पावर्स, मिलिट्री पावर एंड इमरजेंसी पावर कौन कौन सी है प्रेसिडेंट के हाथों में, ठीक है। तो जुडिशियल पावर मतलब कि जुडिशियरी का तो आपको पता ही है, मतलब कोर्ट हो गए, सुप्रीम कोर्ट, जो भी एक तरीके से हमें सेफ गार्ड प्रोवाइड करते हैं हमारे राइट्स को लेके, ठीक है, वो सब किसके अंदर आते हैं, जुडिशरी के अंदर आते हैं। तो जुडिशियल पावर कौन सी होती है प्रेसिडेंट की, उनके हाथ में भी कोई जुडिशरी पावर है या जुडिशियल पावर है, हाँ जी है। वो कौन सी पावर है, जो हमको सबको सेफ गार्ड प्रोवाइड करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको कौन अपॉइंट करता है, उनको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट सर, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करेगा, उनको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, ठीक है। सीक एडवाइस, दैट मीन्स कि अगर प्रेसिडेंट तो कोई जरूरी नहीं है ना, मान लो वो कोई सोशियोलॉजी बैकग्राउंड से हो, हिस्ट्री बैकग्राउंड से हो, ज्योग्राफी बैकग्राउंड से हो, ठीक है, जरूरी नहीं है वो लॉ बैकग्राउंड से हो। तो अगर वो लॉ बैकग्राउंड से नहीं है और कोई ऐसा केस उनके सामने आ जाता है जो लॉ से रिलेटेड हो, तो वो क्या करेंगे, उनको तो नॉलेज है नहीं, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो एडवाइस ले सकते हैं, किससे, अपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से वो क्या कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। अगर वो एडवाइस देंगे तो क्या प्रेसिडेंट को हर बार मानना जरूरी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर ये मान लीजिए जो सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस कर दिया प्रेसिडेंट को कि सर आप इस काम को ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, दैट मीन्स ये बाइंडिंग नहीं है उनके ऊपर, ठीक है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या किसी भी कोर्ट के जस्टिस ने, जो भी चीफ जस्टिस होते हैं, अगर उनको एडवाइस दे दिया हमारे प्रेसिडेंट को कि सर आप ये काम ऐसे कर सकते हैं, दैट मीन्स कर सकते हैं, कोई बाइंडिंग नहीं होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कोई बाइंडिंग नहीं है। अब देखते हैं कि ग्रांट पार्डन, रिप्रीव, रेस्पाइट एंड सस्पेंड, ये सब क्या है, एक तरीके से किसी कोई क्राइम किसी ने कर दिया है, उसको उस सजा से थोड़ी राहत या छूट दे सकते हैं, कौन, हमारे प्रेसिडेंट। पार्डन कर सकते हैं, पूरी माफ़ी दे सकते हैं, रिप्रीव कर सकते हैं, या रिप्रीव का मतलब है कि एक सज़ा को दूसरी सज़ा में थोड़ा तब्दीली कर देना, रेस्पाइट मतलब कि थोड़ा कम कर देना उस चीज़ को, सस्पेंड मतलब कि थोड़ा आगे के लिए बढ़ा देना उस चीज़ को। तो ये सब क्या है, हमारे जुडिशियल पावर्स है, जितने भी हमने पढ़े वो सब क्या है, प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सब मिलिट्री पावर कौन सी होती है प्रेसिडेंट के हाथ में, तो चलिए सर पढ़ते हैं उसको। मिलिट्री पावर्स होती है कि जितनी भी हमारी फोर्सेस है, एयर, नेवल एंड आर्मी, इन तीनों की जो सुप्रीम कमांडर है वो कौन है, वो है हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। इन सब की नियुक्ति कौन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। और सुप्रीम कमांडर कौन है, प्रेसिडेंट है। तो सबसे ऊपर जब वही है, ये पावर ही तो है, और क्या है, ठीक है। आप देखते हैं सर इमरजेंसी पावर कौन कौन सी होती है इनके हाथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल इमरजेंसी, ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 3, 5 एंड 2, ठीक है। 352 के अंदर क्या आता है, नेशनल इमरजेंसी। सर नेशनल इमरजेंसी, चलिए आगे देखते हैं उसको भी। प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल कौन से अंदर आता है, 350 एंड 6, 356 के अंदर कौन सा आता है, प्रेसिडेंट रूल। सर नेशनल इमरजेंसी भी वही होती है और प्रेसिडेंट रूल भी वही होता है, ऐसा है क्या, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मान लीजिए कि ये इंडिया है और ये क्या है, इंडिया के अंदर दिल्ली है, ठीक है। अब हमें देखना है कि इस दिल्ली के अंदर सिचुएशन जो है वो अच्छी नहीं है, जैसे कि दिल्ली छोड़ के हम जम्मू कश्मीर का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर में क्या होता है, मुफ्ती जी की जो सरकार थी तो यहाँ पे सिचुएशन अच्छी नहीं थी, ना स्टेट गवर्नमेंट काम कर पा रही थी, ना जो गवर्नर थे वो काम कर पा रहे थे, ना सेंट्रल अपना लॉ अप्लाई कर पा रहा था जम्मू कश्मीर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रेसिडेंट ने अपना रूल लगा दिया कि इस एरिया को अब मैं काम करूँगा, ठीक है। जब कोई काम नहीं कर पा रहा है तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे काम, ठीक है। तो एक छोटे से एरिया में जब रूल होता है प्रेसिडेंट का, उसको बोला जाता है प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। और मान लीजिए कोई पूरे मतलब नेशन के अंदर ही ऐसी सिचुएशन बन जाए या फिर एक्सटर्नली कोई वॉर एग्रेशन के अकॉर्डिंग हो जाए, ठीक है, तो उस पूरे नेशन पे जब रूल करेंगे प्रेसिडेंट, उसको बोला जाता है
नेशनल इमरजेंसी। आप डिफरेंस समझ गए, नेशनल और प्रेसिडेंट रूल में क्या डिफरेंस होता है, तो ये बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस होता है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी आप सभी को पता है, जो हमारे यहाँ एक इसकी नींव रखी, मतलब एक स्टेप पे बढ़ रहा था फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ 1990 के तरफ, ठीक है। 1990 में क्या हो रहा था, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने वाली थी बट लगी नहीं, ठीक है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के अंदर आती है, दिस इज कम्स इन द आर्टिकल 360, ठीक है। 360 के अंदर आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। बट ये है हमारे नेशन में कि फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक कभी नहीं लगी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे की पावर्स। चलिए तो अब देखते हैं वीटो पावर्स। वीटो पावर्स, जब आपने अगर पहली बार इन चीज़ों को पढ़ा होगा तो आपको ये समझ ही नहीं आई होंगी, ठीक है। ये एक तरीके से डिफिकल्ट नहीं है तो बहुत इजी, पर लोग इसको बहुत डिफिकल्ट समझते हैं, ठीक है। हम इस वीडियो में इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको ये 1 मिनट के अंदर समझ आ जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इस वीटो पावर्स। ये वीटो पावर्स होती क्या है, ठीक है, इन चीज़ों को लिख के। बाकी वीडियोज अगर आप देखेंगे तो इन वीटो पावर के ऊपर पूरी 10-10 मिनट की पूरी वीडियो है, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वीटो पावर बहुत सिंपल होता है, अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि वीटो पावर्स कौन सी होती हैं। हम देखते हैं कौन कितनी पावर्स है वीटो की, एब्सोल्यूट, क्वालिफाइड, सस्पेंसिव, पॉकेट। इसको अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। एब्सोल्यूट वीटो क्या होती है, एब्सोल्यूट वीटो वो होती है, और वो कौन ला सकता है, हमें तो पता ही है वो ला सकते हैं। वीटो पावर्स हम प्रेसिडेंट की बात करें तो वही लाएंगे, सिंपल, ठीक है। एब्सोल्यूट वीटो वो है अगर कोई प्राइवेट मेंबर है। प्राइवेट मेंबर कौन हो गया, जो मिनिस्टर नहीं है, जो ऑपोजिशन में बैठा है, वही तो वो प्राइवेट मेंबर, ठीक है। अगर मान लीजिए वैसे मेंबर, या फिर अगर जो गवर्नमेंट थी वो अपना कैबिनेट छोड़ रही है, रिजाइन कर देती है, या उनकी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो पास हो जाता है, तो वो भी क्या करते हैं, गवर्नमेंट कोई बिल अगर पेश हुआ उनके आगे एसेंट के लिए, तो गवर्नमेंट प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उस बिल को अपने पास ही रख लेंगे, ठीक है। और वो रखे रहेंगे, ठीक है, विथहोल्ड कर लेंगे अपने पास, ठीक है, और उसको एसेंट नहीं देंगे, ठीक है। और ना बताएंगे कि मैं इसको अपने पास रख रहा हूँ, मतलब बता देंगे कि मेरे पास है, मैं इसको एसेंट दूंगा, ठीक है, पर वो देते नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वीटो। ओवरव्यू लेते हैं। एब्सोल्यूट वीटो वो होती हैं जो प्राइवेट मेंबर बिल लेके जाती है एसेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास, पर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो उसको एसेंट नहीं देते, तो वो होती है एब्सोल्यूट वीटो। अब देखते हैं क्वालिफाइड वीटो कौन सी होती है। क्वालिफाइड वीटो वो होती है कि यदि मान लीजिए लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट हाउस है, वो बिल लेके गए किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, कि सर इस पे एसेंट दे दीजिए, पर प्रेसिडेंट ने बोला कि नहीं, आप इसको दोबारा हाउस में लेके जाओ और इसके ऊपर रिकमेंडेशन करो, ठीक है, दोबारा इसके ऊपर विचार करो, ठीक है सर, विचार कर लेंगे, वापस लेके आ गए वो हाउस के अंदर, ठीक है। अब उस हाउस में क्या हुआ कि ओवर रिडन हुआ, मतलब अगर उस बिल को पहले पास होने के लिए 11 लोगों ने वोट दिया था 20 में से, तो अब उस वीटो को यूज़ करने के लिए अगर वो हायर मेजॉरिटी लेके आएंगे, ठीक है, गवर्नमेंट बोल देगी कि मैं इस पर क्वालिफाइड वीटो लगा रहा हूँ, ठीक है। अगर उस बिल पे इस बार 13 लोगों ने हाँ बोला, तभी जो प्रेसिडेंट होते हैं क्वालिफाइड वीटो के अंदर उसको एसेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो क्वालिफाइड वीटो होता है, क्या ये हमारे इंडिया में है, नहीं, क्वालिफाइड वीटो हमारे इंडिया में नहीं है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। प्रेसिडेंट ऐसा नहीं बोलते कि मैं क्वालिफाइड वीटो यूज कर रहा हूँ अपनी, आपको अगली बार हायर मेजॉरिटी लानी है अगर इस बिल के ऊपर आपको मेरा एसेंट चाहिए तो, ठीक है। तो ये पावर किसके पास है, अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास। अब हम देखते हैं सस्पेंसिव वीटो कौन सी होती है। सस्पेंसिव वीटो वो होती है कि हाउस वाले गए कि सर इस पर मुझे एसेंट दे दीजिए प्लीज, सर बोलते हैं कि नहीं, विचार करो, ठीक है, दोबारा लेके आओ। अगर दोबारा भी वो नॉर्मल मेजॉरिटी से, जैसे अगर मान लो 11 उनको वोट मिले थे, अगर वो 11 भी लेके वापस आ जाएंगे तो उनको प्रेसिडेंट को एसेंट देना पड़ जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि पॉकेट वीटो क्या होता है। सर पॉकेट है, बिल आया, पॉकेट में रख लिया, कुछ नहीं बताया, सिंपल, नो एक्शन। बिल लेके गए प्रेसिडेंट के पास, सर ने बोला ठीक है मैं पॉकेट वीटो लगा रहा हूँ, मैंने अपनी जेब में रख लिया और बैठ गए आराम से अपना काम कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं बताया कि मैं ये कर रहा हूँ, वो करूँगा, एसेंट दूंगा, नहीं दूंगा, नो एक्शन हुआ। ये कौन सा वीटो हो गया, पॉकेट वीटो हो गया। तो हमने इतनी इजीली पढ़ लिया ये वीटोज क्या होती हैं, कुछ भी नहीं था। अब हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट वीटो ओवर स्टेट।
सर लेकिन स्टेट के अंदर तो गवर्नर होता है सब कुछ, तो ये प्रेसिडेंट कहाँ से आ गए? तो अंडर आर्टिकल 200 में क्या करते हैं, गवर्नर के पास पावर होती है कि बिल को वो विथहोल्ड कर लें, एसेंट दे दें या नहीं दें या सस्पेंड कर दें। ठीक है, तो ये क्या है, गवर्नर के पास पावर है जो हमने ऊपर पढ़ी, सेम पावर्स। ठीक है, पर अंडर आर्टिकल 201 में गवर्नर क्या कर सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि मैं इस बिल को सर के लिए, प्रेसिडेंट के लिए रख रहा हूँ, मैं उनको सौंप दूंगा और वो बताएंगे कि मुझे इस पे एसेंट देनी है कि नहीं देनी। ठीक है, तो सर गवर्नर ने क्या करा, उस बिल को अपने पास रख लिया, किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए, कि मैं प्रेसिडेंट को भेज रहा हूँ ये बिल, वो अब देंगे तो देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। ठीक है, तो अंडर आर्टिकल 201 में प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो स्टेट बिल के ऊपर अपनी पावर यूज करें या एसेंट दे दें। ठीक है, तो ये सब क्या है, वीटो पावर। तो हमने इतनी सिंपली इन चीजों को पढ़ लिया। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं ऑर्डिनेंसेस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंसेस किसके अंदर आता है, आर्टिकल 123, जो हमने पहले भी देख रखा है एक बार। ठीक है, तो ऑर्डिनेंसेस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्या होती हैं वो देखते हैं। ऑर्डिनेंस कब लाया जाता है? ठीक है, ऑर्डिनेंस का मतलब होता है कि अगर दोनों हाउस अगर सेशन में नहीं है, हाउस नहीं है अभी, और उस समय कोई सिचुएशन अच्छी नहीं रहती है और कुछ लॉ लाना पड़ जाता है थोड़ा स्मूथ काम करने के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, प्रेसिडेंट अपनी तरफ से एक ऑर्डिनेंस लागू कर देते हैं कि इस क्राइटेरिया के अंदर आप लोगों को रहना है और काम करना है। ठीक है, तो क्या होता है, दोनों हाउस जब हाउस में नहीं होते तो क्या होता है, सेशन में नहीं होते, तो प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस निकाल देते हैं कि इसके दायरे में, इसके अंदर ही, इसके अंतर्गत ही आपको काम करना है। ठीक है, तो क्या दोनों हाउस अगर हाउस नहीं है तभी ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है, या फिर एक नहीं है तब भी ला सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर एक हाउस भी नहीं है, मान लीजिए राज्यसभा नहीं है तो भी, क्योंकि ये ऐसा क्यों है, क्योंकि बिल पास होने के लिए हमें दोनों हाउस की आवश्यकता होती है, नीड है। ठीक है, अगर एक ही हाउस में बिल पास हो जाता तो हमें दूसरे हाउस की जरूरत ही क्या थी। ठीक है, तो दोनों हाउस चाहिए। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, अगर एक हाउस भी है तो भी ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास जाकर। अब देखते हैं कि ये कूपर केस क्या है, इसी से रिलेटेड है कूपर केस। ठीक है, इस कूपर के केस आया कब था, ये आया था 1970 में। 1970 में कौन आया था, कूपर केस। ठीक है, इस कूपर केस में ये बोला गया कि क्या सर प्रेसिडेंट अपने मन से कैसे भी ऑर्डिनेंसेस ला सकते हैं। तो इसमें बोला गया, किस चीज़ की बात की जा रही है यहाँ पे, प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन की, कि क्या प्रेसिडेंट को ये सेटिस्फाई लग रहा है इस चीज़ के ऊपर उन्होंने ऑर्डिनेंस निकाल दिया। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रेसिडेंट किन चीज़ों के ऊपर ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, जिसमें जो स्टेट लेजिस्लेचर या फिर हाउसेज होते हैं वही लॉ बना सकते हैं। ठीक है, जिन चीज़ों के ऊपर हाउसेज लॉ बनाता है, पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, उन्हीं चीज़ों के ऊपर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं और किसी चीज़ पर नहीं। अब हम देखते हैं कि 38th अमेंडमेंट एक्ट क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे। इसमें क्या हुआ था, तो 38th अमेंडमेंट एक्ट में ये हुआ था कि बोला गया था कि जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन है वो फाइनल है, उसके आगे किसी की नहीं चलेगी, और वो जुडिशियल रिव्यू के भी बाहर था। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू हम एक पूरा पढ़ेंगे चैप्टर, तब मैं उसमें बताऊंगा, पर आपको मैं एक ओवरव्यू दे दूं ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आए। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये है कि अगर किसी भी आदमी को लगता है या पेटिशनर को लगता है कि ये जो काम हुआ है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत नहीं हुआ, ठीक है, तो वो उस चीज़ के खिलाफ कोर्ट में अपील कर सकता है। तो ये क्या हुआ, जुडिशियल रिव्यू, उस चीज़ को दोबारा देखना, तो ये होता है जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, इस 38th अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था, इन चीज़ों को, प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन को क्या करा गया था, फाइनल और कंक्लूसिव एंड आउटसाइड ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इनसे बाहर कर दिया गया था। पर हमें पता है कि हमारा 44th अमेंडमेंट एक्ट आया कब, 1978 में। इसमें क्या हुआ सर, इसमें ये हुआ कि 44th अमेंडमेंट एक्ट में ये जो हमारा पहले डिसीजन आया था, इस डिसीजन को क्या किया गया, डिलीट कर दिया गया। ठीक है, डिलीट करने के बाद बोला गया कि ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन बस मस्ट है, वो जिस चीज़ पे लॉ चाहे बना सकते हैं और ये जुडिशियल रिव्यू के बाहर है। क्यों ऐसा बोला गया,
वो हुआ DC वाधवा केस में। सर ये कौन सा केस आ गया? ये वो वाला केस था जो बिहार के गवर्नर थे, उन गवर्नर ने क्या किया, 1967 टू 1981 तक उन्होंने 14 से भी ज़्यादा ऑर्डिनेंसेस निकाल दिए। ठीक है, ऑर्डिनेंसेस निकाल दिए और वो सारे ऑर्डिनेंसेस एक ही सिस्टम पे बेस थे। मतलब उन सबका कॉन्सेप्ट क्या था? उन सबका कॉन्सेप्ट था थोड़ा एक ही था। ठीक है, और कोई डिसीजन उस पर नहीं हो रहा था, सब क्या था वो सिर्फ सेम ही था, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं था, सब कुछ नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया कि आगे से प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन है, लेकिन कब? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही होना चाहिए, वायलेशन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे क्या हो रहा था, तो अपने फायदे के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहे थे। ठीक है, तो ये क्या था? वायलेशन था कॉन्स्टिट्यूशन का। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग मतलब माफ करने की जो प्रेसिडेंट के हाथ में पावर होती है, वो कौन कौन सी पावर्स है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पार्डन। ये क्या होता है सर? पार्डन का मतलब होता है कि फ्री फ्रॉम ऑल, मतलब कि उसके ऊपर जितने भी केसेस हैं या उसको जितनी भी सज़ा मिली है उन सब से उसको क्या कर देना? फ्री कर देना उसको। फिर वो कैसा हो जाएगा? वो खुश हो जाएगा ना, मजे लेगा ना। फिर अगर उसको सब चीज़ से फ्री कर दिया गया, उसने कोई क्राइम किया, उसको प्रेसिडेंट ने क्या करा? जा भाई मौज ले। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है? मौज ले रहा है, क्या करेगा और? ठीक है, अब हम देखते हैं कॉम्यूटेशन। कॉम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट। ठीक है, अब ये सारे मैंने क्या बना रखी थे? इमोजीज हैं, आपको समझने के लिए। इमेज क्यों रहती है? इमेज पूरी छप जाती है दिमाग में तुरंत ही। ठीक है, अब कॉम्यूटेशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट कैसे सर? अगर मान लो किसी जो क्रिमिनल था उसको पहले क्या था? उसको मिली थी फांसी की सज़ा। ठीक है, अब उसको क्या मिल रहा है? उसको मिल रही है जेल की सज़ा। मतलब उसकी लाइफ बच गई, उसको क्या मिल रहा है? थोड़ा सब्स्टिट्यूट मिल गया। ठीक है, थोड़ी वैसी सज़ा भी मिल गई और सब्स्टिट्यूट मिल गया। मान लो कि उसको जेल मिल गई, सब्स्टिट्यूट मिल गया ठीक है। ठीक है, अब हम देखते हैं रिमीजन। व्हाट इज दिस? रिमीजन का मतलब होता है किसी पीरियड को रिड्यूस कर देना। ठीक है, अब उसको जेल में क्या हो रहा था? पहले वो 7 साल की सज़ा काटता। ठीक है, प्रेसिडेंट ने बोला कि चल मैं आपको रिमिशन दे दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी सी छूट दे देता हूँ, आप अब 3 साल ही काटोगे जेल के अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रिमिशन। ठीक है, रेस्पाइट क्या होता है सर? रेस्पाइट का मतलब होता है लेसर सेंटेंस। अच्छा, तो फिर रिमिशन में भी तो लेसर सेंटेंस ही हो रहा है। पहले 7 था, 3 हो रहा है, और आप यहाँ कह रहे हो यहाँ भी लेसर सेंटेंस है। पर यहाँ किसी रीज़न की वजह से होता है, मेडिकल फैसिलिटी की वजह से होता है। मान लो कोई फीमेल क्रिमिनल थी, वो प्रेग्नेंट है, या फिर वो जो कोई आदमी है वो थोड़ा बीमार इल रह रहा है बहुत ज़्यादा, तो क्या प्रेसिडेंट क्या बोलता है कि चल आपको थोड़ा कम दे दे रहे हैं सेंटेंस, आपको 10 साल थी तो 1 साल ही काट लो जाके। ठीक है, रेप्राइव का मतलब होता है स्टे लगा देना टेम्परेरी पीरियड के लिए, नॉट अ परमानेंट। ठीक है, कॉमा एक तरीके से लगा देना, रेप्राइव होता है। ठीक है सर, ये पार्डनिंग पावर्स हो गई, क्या ये मैं अगर मान लो मैं क्रिमिनल हूँ तो मैं जाके बोल दूंगा सर मुझे माफ़ कर दो, अब नहीं करूँगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए एक प्रॉपर पेटिशनर होना चाहिए। पेटिशनर होता है कि या फिर लॉयर हो जो आपका केस लड़ता हो के मतलब कोर्ट के अंदर। ठीक है, ये जाएंगे प्रेसिडेंट के पास विद, वो ऐसा नहीं जाएंगे कि सर मुंह से बोल देना, नहीं, पूरा फाइल लगता है। मतलब फाइल मतलब कि सारे डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं कि ऐसा ऐसा था, ये था, पूरे एविडेंसेस वो चेक करेंगे। हाँ, पर इसमें ये होता है कि जैसे कोर्ट का प्रोसीजर होता है वैसा प्रेसिडेंट नहीं करते। प्रेसिडेंट का सोचने का तरीका थोड़ा वो इमोशनली भी सोच सकते हैं। इमोशनली कहाँ तक? जहाँ तक वायलेशन ना हो कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो उनका पावर होती है कि ये सब कर दें। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा प्रेसिडेंट जो है ये पूरे पार्ट्स खत्म होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा कॉन्सेप्ट आपको पूरा अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट टू AIO Edu। थैंक यू सो मच।